नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं नुशरत। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में वाहन चालक 25 अक्टूबर से अपनी गाड़ी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पेट्रोल व डीजल नहीं डलवा पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा है कि 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध पीयूसी के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब पेट्रोल व डीजल लेने के लिए भी पीयूसी सर्टिफिकेट को जरूरी करने जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के वाहन चालक 25 अक्टूबर से अपनी गाड़ी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के अब पेट्रोल और डीजल नहीं डलवा पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध पीयूसी के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब पेट्रोल व डीजल लेने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट को जरूरी करने जा रही है। तो अब 25 अक्टूबर से जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो अपने वाहनों पर पेट्रोल और डीजल नहीं डलवा पाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के वाहन चालक 25 अक्टूबर से अपनी गाड़ी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पेट्रोल व डीजल नहीं डलवा पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल वाहन के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध पीयूसी के चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब पेट्रोल व डीजल लेने के लिए भी पीयूसी सर्टिफिकेट को जरूरी करने जा रही है। तो दिल्ली वालों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है, जहां पर दिल्ली के वाहन चालक 25 अक्टूबर से अपनी गाड़ी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पेट्रोल और डीजल नहीं डलवा पाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर प्रदूषण को लेकर बात कर ली जाए तो प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया कदम उठाया है, और 25 अक्टूबर के बाद जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो अपने वाहनों में अब पेट्रोल और डीजल नहीं डलवा पाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार अब जैसे जैसे विंटर यानी कि सर्दियां आती नजर आ रही हैं, तो पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर इस दिल्ली सरकार ने एक प्लान बनाया है, जिसके अंदर यहाँ तक कि जो पॉल्यूशन को लेकर जो बढ़ावा है, यानी कि पॉल्यूशन जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ एक बैठक की, और उसके अंदर बैठक के बाद में एक रणनीति बनाई गई कि दिल्ली के अंदर जिन व्यक्तियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं उपलब्ध किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि गाड़ियों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और उसी के आधार पर ही आपको पेट्रोल और डीजल मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल से या फिर कहीं गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बिल्कुल विंटर एक्शन प्लान जो है वो लागू करने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जरूर दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं मदद मिलती हुई नजर आएगी। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने वंदे मातरम को सभी सरकारी अधिकारियों के लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर हेलो के बजाय एक प्रारंभिक क्रिया के रूप में उपयोग करने के लिए GR जारी किया है। महाराष्ट्र में ये नियम 2 अक्टूबर यानी आज रविवार से लागू होगा। इससे पहले अगस्त में महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सरकारी कर्मचारियों को फोन कॉल पर वंदे मातरम बोलने को कहा था। इसके कुछ दिन बाद ही वन विभाग ने अपने कर्मियों को सरकारी कामकाज से संबंधित फोन आने पर वंदे मातरम बोलकर जवाब देने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आसिम आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया है। कहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। साथियों, फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स
तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के, अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, न जमीन के आगे, न आसमान के आगे। न दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। और मैं समझता हूं ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये देश प्रेम है। इससे कहीं से देशद्रोह नजर नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत मजबूत हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक नई सरकार बनाया है, जो बाला साहब ठाकरे के फोटो के नीचे नजर आते हैं और बाला साहब ठाकरे के एक बहुत बड़े सिपाही की तरह से काम कर रहे हैं। हमेशा बाला साहब ने, मैं लाइफ में 1-2 बार उनसे मिला था। बाला साहब महाराष्ट्र में सरकार बदली और नई सरकार की सोच देखिए। अब महाराष्ट्र के अफसर हेलो नहीं, फोन पर वंदे मातरम बोलकर अपने संभाषण का आरंभ करेंगे। और यह अपने आप में दर्शाता है कि मां भारती के प्रति अपनी देशभक्ति, अपना प्यार, देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने शहादत दी, उनके प्रति नमन, उनका स्मरण, इन सारी बातों का मेल इस वंदे मातरम शब्द में है। नई सरकार की सोच, ये देशभक्ति, देश सर्वोपरि है, यह इन बातों से सुनिश्चित होती है। महाराष्ट्र की पुरानी सरकार कैसी थी? दिन रात निरंतर केवल और केवल वसूली, तबादले हो, करोड़ों के टेंडर हो, उसमें कमीशन खोरी, इसके आगे उद्धव सरकार बढ़ नहीं पाई। पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद के कारण अब महाराष्ट्र की सरकार ने यह वंदे मातरम बोलना, यह एक नया, अपने आप में एक ऐसा संदेश कि हम सब के लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अब हेलो की जगह वंदे मातरम बोला जाएगा। एक बार ऐसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए जीआर पास किया है, जिसमें इस जीआर के जरिए तमाम सरकारी लैंडलाइन और फोन कॉल्स के ऊपर हेलो की बजाय आपको वंदे मातरम कहना होगा। और इसको लेकर सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश दे दिया गया है, जिसका अमल वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया था। मुनगंटीवार की तरफ से कहा गया है कि वन विभाग के सभी अधिकारी अब आगे से हेलो के बजाय वंदे मातरम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत को आजादी दिलाने में तमाम लोगों ने अपनी शहीदी दिया है, उसको याद किया जाएगा और एक हमारे भारत की नई परंपरा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठन सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। ऐसे में यह संभव नहीं होगा कि वह वंदे मातरम कहे, और दूसरा कोई विकल्प होगा वो वह मानने के लिए तैयार है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के जिला संगरूर के अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। सुनाम उधम सिंह वाल की नई अनाज मंडी में पंजाब के सूचना और लोक संपर्क, नवीनीकरण, ऊर्जा और आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकारी खरीद जो है आरंभ करवाई है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसान वीरों को अनाज मंडियों में हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सीजन के दौरान किसानों को मंडियों में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस मौके पर उन्होंने किसान सुखजिंदर सिंह निवासी मॉडल टाउन की तरफ से लाइव फसल की बोली भी लगवाई और मौके पर ही फसल की खरीदी की गई। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਖਰੀਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤਾ। आपको बता दें कि पंजाब के जिला संगरूर की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीदी जो है शुरू हो चुकी है। सुनाम उधम सिंह वाल की नई अनाज मंडी में पंजाब के सूचना, लोक संपर्क, नवीनी और नवीनीकरण ऊर्जा और आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकारी खरीदी आरंभ करवाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसान वीरों को अनाज मंडियों में हर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर लें, पंजाब के सुनाम में अगर बात कर लें तो धान की खरीदी जो है एक बार पंजाब में फिर से शुरू हो चुकी है, और इसे लेकर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का क्या कुछ कहना है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल सही तौर पर बात करेंगे। सनाम से विधायक आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अमन अरोड़ा और कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अपने हलके से शुरुआत की। अगर हम कहें कि एक मेजर अचीवमेंट मानते हैं, हम ये कह सकते हैं कि धान की खरीदारी समय से पहले शुरू कर दी गई है, और एक मेजर टारगेट रहता है शुरू से सरकार का कि जब भी किसान की फसल तैयार होनी शुरू हो जाए तो उसको जल्द से जल्द उसकी लिफ्टिंग भी समय से शुरू हो जाए। तो इस बार लिफ्टिंग समय से शुरू हो चुकी है, सारी तैयारियां पूरी रखी गई है। हम बैग्स की बात करें जिसमें सारी फसल इकट्ठी करनी है, या फिर हम कहें कि लिफ्टिंग और अदायगी, तो उन सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शुरू हो चुका है। और कल खुद आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, जो उनके अपने हलके सनाम से ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस स्पीड से कल लिफ्टिंग हुई और साथ साथ ही किसान को उसके जो पैसे उसकी अदायगी भी ऑन स्पॉट हो रही है, तो एक मेजर अचीवमेंट हमें आप कह सकते हैं। जो सरकार का एक वादा था कि साथ के साथ पैसे दिए जाएंगे, जैसे ही लिफ्टिंग होगी आपको साथ साथ पैसे दिए जाएंगे, तो वो भी एक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 बार मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिला में भाजपा हाईकमान की बढ़ती सक्रियता से सियासी पारा चढ़ गया है, और रविवार यानी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर पहुंच रहे हैं। उनके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन महामंत्री पवन राणा और त्रिलोक जवाला भी हमीरपुर आएंगे। आपको बता दें कि नड्डा यहां जिले के सभी 5 मंडल और जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लेकर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी बैठक में अपनी बात रखेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ हमीरपुर में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हमीरपुर पहुंच रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर लें, आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमीरपुर पहुंच रहे हैं, एक बार उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, हाँ, जेपी नड्डा अभी कुछ देर में पहले ऊना पहुंचेंगे। ऊना में वो जो है भाजपा का जो जिला कार्यालय उसका उद्घाटन करेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हमीरपुर के लिए रवाना होंगे। और हमीरपुर में जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और जो भाजपा के हिमाचल प्रभारी अविनाश राय वो भी साथ रहेंगे। और यहाँ पे आपको बताएं कि हमीरपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे भाजपा के प्रेम कुमार धूमल का दल है, और यहाँ पे जो है
काफी सक्रियता पिछले काफी दिनों से जो भाजपा हाईकमान है वो रख रहा है। और यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, हमीरपुर क्षेत्र से आता है। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है वो भी पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो आगामी जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति होगी। भाजपा के जिला के जो 5 मंडल है, पदाधिकारी है और जो पूर्व में जो विधायक रहे गए हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक है, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। और वो इस बैठक में जो आगामी चुनावों की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे और जो पिछले चुनावों में क्या कमियां रही उस पर विस्तार से चर्चा होगी। और यहाँ पे जो है क्योंकि पिछले दिनों अविनाश राय चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने देश भर में अपना परचम लहराया है। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव डहरिया ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने के हाथों से सम्मान ग्रहण किया। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव आर एका और सूडा के सीईओ और मिशन डायरेक्टर सोमिल रंजन चौबे, एडिशनल सीईओ आशीष टिकरिया भी उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने देश में परचम लहराया है। तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर लें, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर देश भर में अपना परचम लहरा दिया। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो अलग अलग अवार्ड है उसको लेकर के मिलते जा रहे हैं, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को कई अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है। ये खुशी वाली बात है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो कार्यशैली है, चाहे यहाँ की जो परंपरा की बात किया जाए, यहाँ के उत्थान की बात किया जाए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जाए या फिर यहाँ की जो उत्पादकता को लेकर के बात किया जाए, इसको लेकर के खासा प्रभाव चल रहा है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर राज्य का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जा रहा है और कोरबा दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थानीयता और यहाँ की लोकप्रियता ये सबसे बड़ी साबित होती जा रही है। और छत्तीसगढ़ के अनूठी पहल के चलते ही राज्य स्वच्छता कर्मियों को सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली भी भेजा गया है, जहां बेस्ट परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के पूरे दूसरा स्थान में लाया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की उपलब्धि पर सभी नागरिकों को बधाई दी है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए अपर निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बिष्ट व अन्य ने अपने सेवा समाप्ति के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपसचिव को इस मामले में 14 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि शनिवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में अपर निजी सचिव पद से बर्खास्त हुए भूपेंद्र सिंह बिष्ट व अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नया राज्य बनने के बाद विधानसभा में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर रिक्त पदों के सापेक्ष अपर निजी सचिव पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई। अब तब गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित होना था और उन्हें उपनल के माध्यम से नियुक्तियां दी गई, जिसके बाद 20 दिसंबर 2016 को उन्हें तदर्थ नियुक्तियां मिली। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ले, उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए अपर निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बिष्ट व अन्य ने सेवा समाप्ति के आदेश को लेकर उच्च न्यायालय को चुनौती दी है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जब उत्तराखंड विधानसभा में जो यहाँ नौकरियां निरस्त की गई है वो मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो ऋतु खंडूड़ी की तरफ से जब ये कार्रवाई की गई उसके बाद से जो यहाँ लोग तो अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे और हुआ भी यही है।
इसमें बात की जाए, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार हाईकोर्ट की तरफ रुख किया उन लोगों ने, और उसमें साफ तौर से हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के जो उपसचिव है उनको लेकर के। और अब इसकी जो सुनवाई है वो 14 अक्टूबर को होगी। उसमें पूरी तरीके से ये साक्ष्य रखने होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किस बेसिस पे वो भर्तियां जो निरस्त की गई थी, और जो यहाँ पर तो उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया दौर से भी जोड़ने वाला, क्योंकि जिस तरह से निर्णय लिया गया था और उस निर्णय पे लगातार बिल्कुल अमित। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कश्मीर में एक बार फिर अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रहे आतंकी संगठनों पर सुरक्षा बल अब कहर बनकर टूट रहा है। टारगेट किलिंग के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्करों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सितंबर की अगर बात करें तो इस दौरान घाटी के विभिन्न जिलों में हुई 10 मुठभेड़ व 2 घुसपैठ की घटनाओं से सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी समेत 14 को ढेर किया। ताजा घटनाओं में गत शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने जिला बारामूला में यदीपुरा पटन में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। शुक्रवार की रात को ही जिला सोपिया में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, परंतु यहां रिहायशी इलाके में छिपे आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठाकर निकलने में सफल रहे थे। हालांकि इससे पहले भी सोपिया के बसकुचन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आमना सामना हुआ था, परंतु आतंकी सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़ वहां से निकल भागने में सफल रहे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ले, सुरक्षा बल अब आतंकवादी संगठनों पर कहर बनकर टूट रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले 1 महीने की बात करें तो 10 मुठभेड़ों और 2 घुसपैठ की घटनाओं के बाद एक करीब 14 एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 14 आतंकियों को ढेर किया गया है। इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बल फिर से अपना ऑपरेशन क्लीन चलाए हुए हैं और लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, कहर बनकर टूट रहे हैं। टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों और खास करके ओवरग्राउंड वर्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और यही बात है कि घाटी के अंदर जो विभिन्न मुठभेड़ें हुई हैं, 10 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 2 घुसपैठ की घटनाएं जो हैं सुरक्षा बलों ने उनमें एक आतंकी और पाकिस्तानी आतंकी और 14 लोकल आतंकियों को ढेर किया है। कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से अमित शाह का दौरा भी है और उसके चलते कहा जाए तो सुरक्षा बल किसी भी तरीके की चूक जो है वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कहा जाए तो उधमपुर की घटना हुई, 2 स्टिकी बम के जरिए बसों को उड़ा दिया गया, उससे दहशत फैलाने की जो है कोशिश जो है जम्मू संभाग में की गई। लेकिन अगर घाटी की बात करें तो घाटी में लगातार सुरक्षा बल जो है आतंकियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं, इसमें एक एनकाउंटर जो है जो बारामूला में चल रहा था। बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।